Now, what is new here? What is psi? Psi x, y, z is a wave function. Sir, are you sharing the screen? I shared ना? I didn't share it. सर दिख ही नहीं रहा है. Not visible. अरे शेयर ही नहीं किया तो कहाँ दिखेगा अंदर? हाँ बेटा. तो psi क्या था? इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन था. But when you convert this into polar coordinate, x, y, z will be written as psi r into psi theta and phi. Psi r. Hello. सर आप ये स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हो ना, श्रोडिंगर इक्वेशन से? श्रोडिंगर का डेफिनेशन सर ने बताया था ना सर, बट वो कैन यू रिवाइज इट अगेन? क्या बेटा बोलो? कैन यू रिवाइज इट अगेन, बिकॉज़ दैट डे आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपर्ली. एक मिनट. दैट पार्ट. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब बता देता हूँ. There is an equation known as Schrodinger wave equation that relates the position of electron in the 3D system या in infinity around the nucleus. Around the nucleus electrons को find करने की position क्या हो जाएगी आपका x, y, z. उस पर dependent क्या होती है psi. आप इसको त्रिशूल function बोल सकते हैं. Yes. त्रिशूल बोल सकते हैं ना? Yes. psi बोलते हैं उसको. P silent कर लीजिए. तो this will define the amplitude of electron wave function. Amplitude function है वो. X, Y, Z पे dependent है. If you convert the Cartesian coordinate to polar coordinates, that is r, theta and phi, it will be the product of two function. R का function completely अलग हो जाता है और psi का function completely अलग हो जाता है. और थोड़ा सा बता देता हूँ important बस. Psi की no physical significance. No physical significance. उसको जरूरत नहीं पड़ती को समझाने के लिए. In psi square जो NCERT लेवल पे है वो बताता हूँ. Psi square represents what? Probability density. Represents probability density. अगर ऑब्जेक्टिव पूछेंगे सिंपल वाला तो सबसे बस यही पूछेंगे. Probability density function. ये दो चीजें हैं. Psi डिपेंड करते हैं तीन क्वांटम नंबर पे n, l, m पे. मतलब psi will define what? Psi will define the orbital. नॉट इलेक्ट्रॉन. ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए तीन क्वांटम नंबर चाहिए होती है एन, एल, एम. अगर प्रॉपर क्वांटम नंबर डिफाइन करेंगे, प्रॉपर वैल्यू ऑफ एन, एल, एम लेंगे तो psi will define an orbital. दिस इज द मोस्ट सिंपल थिंग व्हिच यू हैव टू लर्न. और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का बहुत सारा फॉर्मेट है. सबसे सिंपल फॉर्मेट जो एनसीईआरटी का वो ये वाला है. एच कैप त्रिशूल ई त्रिशूल मतलब psi फंक्शन. दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. आई विल टेल यू द डिफरेंट फॉर्मेट आल्सो बट नॉट रिक्वायर्ड ऑल फॉर सॉल्विंग पार्ट. But I will tell you everything. So let's discuss the solving वाला पार्ट पहले, क्योंकि वो पूरी क्लास ले लेगा और कुछ सीखेंगे भी नहीं हम लोग. मतलब सीखेंगे मतलब उसकी जरूरत सॉल्विंग में नहीं आएगी. तो जो पार्ट सॉल्विंग वाला पार्ट है पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन विल मूव टू द अननेसेसरी थ्योरी. ठीक है ना? सुन रहे हैं? यस सर. नाउ psi r जो फंक्शन है बेटा, that will depend on two quantum number n and l only. But psi theta and phi will depend on n, l and m only. psi r को बोलते हैं, या अलग से लिख लेते हैं. psi r लिखो, r of r लिखो. It's a function. It's a function will depend on r. What is r? Distance of electron from the nucleus. What is r? बोलो फिर से एक बार. r क्या है? Distance of electron from nucleus. Distance of electron from nucleus. पर किस एंगल पे है वो psi r नहीं बताएगा. कौन बताएगा वो? थीटा फाई वाला फंक्शन. किस एंगल पे है न्यूक्लियस के, है ना? थीटा क्या है? एंगल मेड बाय जेड एक्सिस. फाई क्या? एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस. तो psi r, r और सिंपली r लिख दीजिए. इसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन और रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेव फंक्शन. पीरियोडिक पढ़ा आपने? जहां तक मैंने पढ़ने के लिए कहा था पक्का नहीं पढ़ा होगा आपने. फंक्शन रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेव फंक्शन. मैं आपको बार बार बस यही याद दिलाऊंगा कि हमारे पढ़ाने से सिर्फ मार्क्स नहीं आने वाले. हमारा पढ़ाया हुआ डेफिनेटली आएगा, पर सिर्फ हमारे पढ़ाने से नहीं आएगा. सर जहाँ तक सर ने रिवाइज किया तो देता कि पढ़ने का
और अब कहाँ तक मुझे तो खुद याद नहीं है, मतलब थियोरेटिकल पार्ट, स्टार्टिंग वाले पार्ट बेसिकली, थोड़ा सा और 4-5 पेज हमने और ऐड किया था वैसे। सर 1 to 13 पेजेस पढ़ना था। ये सब क्वेश्चन नहीं था मेरा, मेरा क्वेश्चन क्या था, जो दिया था आपने पढ़ा कि नहीं, उसका हाँ आंसर नहीं आया, वहां तक तो पढ़ लिया सर। उसका आंसर नहीं आया। तो सर देखो जो मेरा, सर ने हाँ, रिवाइज किया वो जितना किया। उन्होंने पढ़ाया था सर बस ये सब तो मैंने, ये तो मैंने CBR पूछा ही नहीं क्वेश्चन, मैंने कहा था जहां तक हमने पढ़ने दिया था वहां तक आपने पढ़ा कि नहीं। अब सर ने कितना पढ़ाया, सर ने क्या दिया, ये जो अननेसेसरी क्वेश्चन आप उठाते हैं या सेंटेंस कहते हैं, दैट इज, सर अभी जितना आपने पढ़ने के लिए दिया था वही वो CVM सर ने पढ़ा। वो अलग चीज है, वो हमने नहीं पूछा आपसे। हम बहुत सिंपल नाम पूछते हैं, हार्दिक तुम्हारा नाम क्या है, तो आप मुझे पूरी डिस्क्रिप्शन देंगे, सर मैंने स्कूल में पढ़ा था, वो पढ़ा था, ये पढ़ा था, वहां किया था। कौन पूछा आपसे, पूछा ही नहीं आपसे हमने। हमने सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि हमने आपको यहाँ तक पढ़ने वहां पढ़ा कि नहीं आपको, तो आपका फर्स्ट आंसर आना चाहिए यस और नो। फिर आप कह रहे हैं सीवीएम सर ने जितना पढ़ाया था, जितना समझाया था, वो सब हमने पूछा ही नहीं आपसे। सिंपल नहीं सोचेंगे, सिंपल नहीं आंसर देंगे, तो फिर चलेगा कैसे काम, आप फंस जाएंगे अपनी उलझनों में ही। अभी आप खुद ही कंफ्यूज है कि पढ़ना कहाँ तक था, सर ने जहां तक पढ़ाया था वहां तक, या सर ने आपने कुछ और एक्स्ट्रा किया था। यू डोंट रिमेंबर दिस, इवन आई डोंट रिमेंबर दैट पार्ट। तो समझना वो नहीं है, जहां जो हमने सवाल पूछा इसका मतलब आपने इंपॉर्टेंस दिया है क्वेश्चन का। किस पेज नंबर तक हमने दिया, जरा बताओ तो होमवर्क, बताओ पीरियडिक का। 1 to 13 याद ही नहीं होगा, नहीं याद होगा, बिकॉज यू पीपल आर नॉट केयरिंग कि व्हाट। सर 1 to 13 मॉडर्न पीरियोडिक के पहले वाले। मॉडर्न पीरियडिक के पहले तक सर ने पढ़ाया था, मैंने हाँ उसके साथ कुछ और ऐड किए थे पेजेस, जो किसी ने नहीं yes, पढ़ा। दे आर नॉट, यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन द क्लास, यू आर नॉट सीरियस अबाउट द क्लास, और यू आर नॉट लिसनिंग इन द क्लास। सिंपल सी बात है, दोनों जमीन आसमान का अंतर है ना क्वेश्चन में। हमने कहा था कि आपने जहां तक हमने पढ़ने कहा था वहां तक पढ़ा कि नहीं, यू रिस्पॉन्डेड, यू रिप्लाइड सर, सर ने जहां तक पढ़ाया था वहां तक हमने पढ़ा। दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है, दोनों बात ही अलग अलग है। सर मतलब चलिए, जो आपने मॉडर्न पीरियोडिक पढ़ाया था वो वाला नहीं हुआ मेरा। हमने पढ़ाया ही नहीं कुछ। थोड़ा पार्ट जो आपने उस दिन पढ़ाया था। हो सकता है वो नहीं, क्या मतलब नहीं ना सुना हमारी बात, सुना क्या बताओ, बोलो, सुने क्या, नहीं ना सुने, बस तो नहीं सुने मतलब नहीं सुने। घुमाना नहीं है चीजों को, और हमें आप नहीं घुमा सकते, मतलब आप, आपको याद ही नहीं है कहाँ तक था वो पेजेस। लीव इट ना, विल डिस्कस व्हेन, हमारा काम डिस्कशन करना है, विल फिनिश इट। डन। यहाँ तक ये दो कंपोनेंट्स हैं, एन और एल पे डिपेंड करते हैं। डिपेंड्स ऑन एल एंड एम ऑन, मतलब सेकंड वाला पार्ट एल एन पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो विदाउट फर्स्ट पार्ट द ऑर्बिटल कैन नॉट बी डिफाइंड। ऑर्बिटल कितने एंगल पे है, उसका शेप क्या है, वो बता सकता है, पर वो 2s है या 2p है, सॉरी 2s है या 1s है, वो नहीं पता चलेगा। 2s है या 1s है वो पता कैसे चलेगा, साई आर से। बात समझ में आई। यस। 2s मतलब क्या है, सेकंड ऑर्बिट, सेकंड शेल, नॉट ऑर्बिट, सेकंड शेल। 1s फर्स्ट शेल। 1 का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। N is equals to 1. विदाउट साई आर the orbital completely cannot be defined, सिंपल सी बात है। तो psi theta and phi will tell you the shape of orbital, but psi r will tell you how much far it is from what, nucleus. What is the extent, what is the extent of finding electron in that particular orbital, कितना दूर तक मिल सकता है, that is psi r. So psi r will tell you about the distance of electron from nucleus, but psi theta and phi will tell you what, in what orientation it is present. The shape generally defined from what, second component. बट हमारा मेजर जो टाइम बीतेगा वो psi r पे बीतेगा। एक और चीज गौर करिए, टफ सेक्शन है, थोड़ा सा टफ सेक्शन है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा टफ सेक्शन है। मैंने कहा साई आर कुछ नहीं बताएगा, साई स्क्वायर आर बताएगा, साई स्क्वायर आर 4 पाई r स्क्वायर बताएगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, 1 मिनट के लिए फटाक से लिख लीजिए, 1 मिनट लिखिए फटाफट।
हरदीप लिख लिया बेटा? सर यश? सर हो गया। यश विश्वकर्मा? सर नहीं हुआ। यश? यस सर। हाँ यश बुलाऊंगा बेटा, उतना बड़ा नाम नहीं बुलाऊंगा, ठीक है ना? यश ठीक है ना? हाँ 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 देखो बेटा, एक दिन मौका मिलेगा सबको कम्युनिकेट करने के लिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि सबसे बात कर रहा हूँ, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू नो ईच एंड एवरीवन। अदरवाइज मैं सिर्फ नितिन को पढ़ाता रहूंगा, नितिन खुद ही पढ़ता रहेगा, जो खुद ही पढ़ रहा है। नितिन या और उसके जैसा, जैसे मुस्कान हो गया, हार्दिक हो गए, कामना हो गए, और ये सब पढ़ ही रहे हैं लोग, हम लोग से पूछ ही लेते हैं जितना डाउट पूछना होता है। डन। सर 1 मिनट। हाँ सर वो वाला भी लिखना है नीचे जो लास्ट में आपने लिखा है, क्या बेटा? वो थ्रेशोल्ड। बताएंगे फिर लिखिएगा। ठीक है, वहां तक हो गया सर। हाँ एंगुलर कंपोनेंट ऑफ सर डन। ठीक है, अब देखिए आर क्यों पढ़ना है, आई विल टेल यू। वर्सेस आर डेफिनेटली साई आर का फंक्शन आर पे डिपेंडेंट है, तो आर चेंज होगी तो साई आर भी चेंज होगा, साई स्क्वायर आर भी चेंज होगा, साई स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर भी चेंज होगा। सो 3 सच ग्राफ्स वी हैव टू स्टडी। अब एक बात समझिए, इन तीनों ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे फर्स्ट ग्राफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट साई स्क्वायर आर विल टेल यू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्या कैसे निकालोगे अगर डेंसिटी पता है तो? बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या करते हैं आप? मास निकालते हैं, तो डेंसिटी Yes. यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ना। वो कैसे निकलता है, लेट्स लर्न फर्स्ट। मान लीजिए न्यूक्लियस है, डोंट राइट एनीथिंग, लिसन प्रॉपर्ली। न्यूक्लियस है, हमने चारों तरफ एक सेल बना लिया, सेल नहीं बना लिया, सॉरी गलत कर रहा हूं। हमने क्या किया, ये ठीक है, देखिए हमने क्या किया, एक आर डिस्टेंस पे स्फीयर लिया, और ये जो थिकनेस है वो डी आर लिया, और डी आर टेंडिंग टू क्या है? 0। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ थिन स्फेरिकल रीजन? बताइए, वॉल्यूम ऑफ थिन, व्हाट इज द थिकनेस? डी आर स्फेरिकल रीजन क्या होगा? इसको हम डीवी से डिनोट करते हैं, डीवी। अगर फुल वॉल्यूम हो तो क्या बोलते हैं? वी। स्मॉल V. वॉल्यूम हो तो क्या बोलते हैं? चलो कि dv. एक्स एक्स है तो स्मॉल पार्ट क्या है? डीएक्स। dx. एरिया ए है, स्मॉल पार्ट क्या है बेटा? dA. तो वॉल्यूम अगर वी है तो स्मॉल पार्ट क्या होगा? dv. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस हियर? मैंने कहा कि इफ आर चेंजेस
psi r will change, psi square r will change. पर अगर मैं dr बहुत छोटा लूं, can we assume that जो डेंसिटी यहाँ पे होगी वही डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी होगी? Yes. सब लोग समझ में आ रही है? फिजिक्स में खूब पढ़ते हैं ऐसा कि r डिस्टेंस पे अगर हमने कोई वैल्यू लिया, थोड़ा dr चले जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी? चेंज नहीं होगी. एनी डाउट? No, sir. यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा psi square r होगा, वही यहाँ पे भी psi square r होगा, बिकॉज dr इज वेरी लेस एज कंपेयर टू r. तो वॉल्यूम ऑफ थिन स्फेरिकल रीजन क्या होगा पहले ये बताइए, कैसे निकालेंगे? पहले मैं लिख देता हूँ वैल्यू क्या है, 4 pi r square dr. अब बोलेंगे आप कैसे निकाला होगा सर आपने? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है? 4/3 pi r क्यूब. डिफरेंशिएट करिए इसको r के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा बताइए? दिस डिफरेंशिएशन से क्या आएगा? 4 pi r square. तो dv इक्वल टू क्या आएगा बताइए? 4 pi r square dr. dr. सिंपल. ऑल्टरनेटिवली क्या निकालने का तरीका है देखिए, dv का जो वैल्यू का निकालने का तरीका क्या है? dv का मतलब स्मॉल वॉल्यूम और नथिंग एल्स. r प्लस dr का क्यूब कर लीजिए, माइनस ये आपने फिजिक्स अपने नॉर्मल 9th में पढ़ा होगा, है ना? दो स्फीयर के बीच में जो रीजन होती है, कॉमन सेंटर जो होता है, उसका ये निकालते हैं ना तरीका, निकालने का तरीका. Yes. तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आएगा 4 पाई r स्क्वायर dr. यू जस्ट डू द सिंप्लीफिकेशन. देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इग्नोरिंग dr क्यूब एंड dr स्क्वायर टर्म्स. मतलब we have to take this as a zero, so also as what? Zero. Why? dr अगर छोटा है तो dr स्क्वायर भी क्या होगा? छोटा ही होगा ना. 1/10 छोटा है तो 1/10 का स्क्वायर क्या होगा? उससे ज्यादा छोटा. ज्यादा छोटा. वो तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, जब dr को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो पर dr नेग्लेक्ट हमने यहाँ पे नहीं किया, तो यू विल फाइनली एंड अप विद दिस. अगर उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डोंट डू इट नाउ, जस्ट ट्राई इट लेटर. a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, 4/3 पाई कॉमन आएगी. ठीक है, सब सिंप्लीफाई होके आपको ये. Yes. तो ये जो रीजन, ये जो वॉल्यूम मिला, ये वॉल्यूम किसका मिला? बोलो, ये वॉल्यूम किसका मिला? देखिए हम जो सीखे थे, Sir, dr का. हाँ छोड़ो ना, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, रहने दीजिए. ठीक है, जो रीजन है बेटा, ये वाला जो रीजन है ना, वही dr. वॉल्यूम. हाँ, पर ये वॉल्यूम बहुत छोटा हुआ ना. dr अगर बहुत Yes. कम है, वॉल्यूम छोटा ही बड़ा हुआ? बताओ पहले. छोटा. छोटा होगा. अच्छा, इस r डिस्टेंस पे वी अज्यूम दैट, इस r डिस्टेंस पे वी अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? psi स्क्वायर r. तो इस थिन रीजन में देखिएगा, इस थिन स्फेरिकल रीजन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू व्हाट? वॉल्यूम. एनी डाउट? बोलिए. No, sir. 4 पाई स्क्वायर dr. बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. यश, जो दिक्कत है पूछिए. हमने पहले थिन स्फेरिकल रीजन का वॉल्यूम निकाल लिया. हमने ये समझाया आपको कि r डिस्टेंस पे अगर psi स्क्वायर r है तो थोड़ा बहुत माइन्यूट लेवल पे अगर आगे मूव करते हैं, वहां पे psi स्क्वायर r ही होगा, बिकॉज dr इज टेंडिंग टू 0. तो उस थिन स्फेरिकल रीजन में हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि डेंसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट. तो उस थिन स्फेरिकल रीजन में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? psi स्क्वायर r इनटू 4 पाई स्क्वायर dr. D. अब मैं बोलूंगा नहीं, 0 से इन्फिनिटी तक में प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या करना पड़ेगा? टोटल प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन होगा कि नहीं बताओ? फिजिक्स में तो आपने स्टार्ट कर दिया होगा ना इंटीग्रेशन. बोलिए. Yes. ये पार्ट क्या है? वॉल्यूम. ये क्या है? डेंसिटी. तो ये सिर्फ किसका प्रोबेबिलिटी निकला? सिर्फ थिन स्फेरिकल का निकला. मैं बोलूंगा 0 ओरिजिन से या न्यूक्लियस से लेके इन्फिनिटी तक क्या प्रोबेबिलिटी है, तब क्या बोलोगे? Integration टोटल of प्रोबेबिलिटी dv.
0 एंड इंफिनिटी, ये हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ 0 से इंफिनिटी के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? थिंक एन आंसर। मतलब 0 से इंफिनिटी की बात किसी कर रहा हूँ, ये आर की बात कर रहा हूँ, है ना। R0 का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे, तो 0 से इंफिनिटी के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? थिंक एन आंसर। देखो ये बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कोई इंटीग्रेशन करनी नहीं है, जान लीजिए आप, कुछ करनी नहीं होती इंटीग्रेशन, सिर्फ समझना होता है। ये पूरा समझना है, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझना है। ये 1 होती है बेटा, 0 से इंफिनिटी में इलेक्ट्रॉन्स मिल ही जाएगा ना, बताओ। 0 से Yes, इंफिनिटी sir. इलेक्ट्रॉन तो मिलना ही है ना। अगर मैं बोल दूंगा 0 से R, तो हो सकता है R के बाहर इलेक्ट्रॉन मिले। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. यस R1 टू R2 पूछा मैंने, हो सकता है R1 से पहले मिल जाए, R2 के बाद मिल जाए। तो अगर मैं 0 से इंफिनिटी पूछ लूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स तो मिल ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। अगर मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए या हमें चांसेस में लगे कि नहीं भी हो सकता है, तो ही 1 से कम होगी ना। यस बताइए। तो हमें इंटीग्रेशन वैसे नहीं करना है, हमें सिर्फ समझना है। अब ये ग्राफ देखिए। अब एक बार आप एक चीज और आपने पढ़ा है, डोंट राइट एनीथिंग, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ, या समझिएगा y वर्सेस x ग्राफ है ऐसा, मैं इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकाल रहा हूँ, इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकाल रहा हूँ। ये ग्राफ है, ग्राफ के नीचे जो एरिया बन रही है विद एक्स एक्सिस, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एरिया। मान लो ये x1 है, ये x2 है, तो एरिया अंडर कर्व क्या होता है बताओ? ये पढ़े आप? यस सर। किसने पढ़ाया है? सर फिजिक्स में पढ़ाया, पढ़ाया ना? इंटीग्रेशन में। पक्का सब आपने भूल गए होगे। लेट्स रिवाइज इट फर्स्ट। अगर किसी दो पैरामीटर के बीच में, बेटा किसी दो पैरामीटर के बीच में आपने ग्राफ बनाया और उस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो बड़ा सिंपल सा काम होता है, y dx का इंटीग्रेशन। y का मतलब y डेफिनेटली विल बी अ फंक्शन ऑफ व्हाट? x, तभी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो y dx x1 टू x2 के बीच में एरिया अंडर कर्व हो गया। एनी डाउट? नो सर बोलो, कोई डाउट है? बताइए। कैन यू इमेजिन सच इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर कर्व? बताइए, मैच कराइए, देखिए। f of x dx x1 x2, तो जो ये एरिया है वही इंटीग्रेशन है ना, बताइए। यस सर कैन आई थिंक ऑफ दिस इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर कर्व? बताइए। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ f of r, और r ये r1 कर लेता हूँ, ये r2 कर लेता हूँ, बिल्कुल मत लिखिएगा, रिक्वेस्ट है बेटा सबको। तो एरिया अंडर कर्व क्या होगा बताइए? f f of r अंडर r into dr, dx dr, कुछ करना नहीं, इंटीग्रेशन अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ, यही एरिया अंडर कर्व होगा, होगा ना। यस नाउ टेल मी, इसमें f of r क्या होगा? सो psi square r I नहीं, square. गलत। साई स्क्वायर r 4 पाई r स्क्वायर होगा ना। देखो मैच कराओ ना, ये f of r है, ये पूरा होगा ना f of r। यस सर dr अगर मैं ग्राफ बना दूं बेटा साई स्क्वायर r 4 पाई r स्क्वायर, अगर मैं ग्राफ बना दूं साई स्क्वायर r 4 पाई r स्क्वायर, ग्राफ बना लूं, और जो एरिया अंडर कर्व होगा r1 और r2 के बीच में, ये एरिया अंडर कर्व क्या देगा? प्रोबेबिलिटी देगा कि नहीं बताओ? Yes. यस बेटा प्लीज डोंट राइट एनीथिंग। 4 पाई r स्क्वायर dr, आई विल शेयर अ सेपरेट नोट इफ रिक्वायर्ड फॉर दिस, बट आप समझ लेंगे तो पढ़ना बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। ये r1 टू r2, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी बिटवीन r1 एंड r2।
पर ये भी बता, ये और भी क्या बता रहा है? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व ऑफ दिस ग्राफ। बोलो सब लोग, यस एनी डाउट? यश तुम हो कि नहीं? यस सर। यश बेटा आपको रिप्लाई करनी है। ओके सर। मैं उम्मीद नितिन से नहीं कर रहा, वो तो करेगा ही, वो जानता है कि कोई नहीं बोलेगा तो सर को ऐसे ही पता नहीं क्यों लगेगा। सर इतना चिल्ला चिल्ला के बढ़ाते हैं, इतना बोल बोल के बढ़ाते हैं, तुम सबको समझ में आए, रिस्पॉन्ड करिए। मैंने फिर Okay, समझाता हूँ, y वर्सेस का ग्राफ बनाया मैंने, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y dx x1 x2 क्या हो गया? एरिया अंडर कर्व। मतलब इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, ये एरिया है। बोलिए यश, यस सर। बोलिए बेटा। जो ये वो इंटीग्रेशन निकलेगा वो कुछ नहीं है, वो इंटीग्रेशन करना नहीं है, हमें समझना है। जो इंटीग्रेशन निकलेगा वही क्या होगा? एरिया होगा। एरिया। उसी तरह मुझे अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है, मैं क्या कर लूंगा? इसका वर्सेस आर ग्राफ बना लूंगा। हाँ तो उसका ग्राफ बना लूंगा तो जो एरिया अंडर कर्व आएगा वही इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा, और जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा वही क्या होगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नितिन क्लियर है? यस सर। सो मतलब प्रोबेबिलिटी और एरिया अंडर कर्व सेम है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी और एरिया अंडर कर्व क्या हो गया? सेम हो गया। इस केस में अगर हमने साई स्क्वायर आर वर्सेस साई स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ बनाया, तो इसका ग्राफ नहीं, साई आर वर्सेस आर का एरिया अंडर कर्व प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? यस सर। साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ जो बनाओगे, उसका जो एरिया अंडर कर्व होगा वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। दिमाग में सेट हुआ? दिमाग सेट करो पहले अच्छे से। यस स्क्वायर आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर जो फंक्शन है, उसको आप आर वर्सेस ग्राफ बनाएंगे, तो उसका जो एरिया अंडर कर्व होगा किसी दो पॉइंट के बीच में, वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। बताओ पहले, उसका है सेशन में? हेलो, सो एक बार रिपीट करोगे, मेरा नेटवर्क इशू। नहीं समझ में आए? डिस्कस किया तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा रहे थे। मैंने कहा कि कौन सा ग्राफ का एरिया अंडर कर्व प्रोबेबिलिटी देगा? सो साई स्क्वायर आर। स्क्वायर आर 4 पाई गलत। साई 4 स्क्वायर पाई आर आर इंटू स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। पे क्या रखोगे? साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर, और एक्स पे क्या रखोगे? आर। डी आर। डी आर नहीं, आर। इंटीग्रेशन के टाइम पे डीएक्स लिखते हैं, पर ग्राफ तो एक्स का बनाएंगे ना। यस सर। अच्छा, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है कैसे? उसका समझाओ, सर ने पढ़ाया था ना, बताओ, गिव अटेम्प्ट। सर किसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है? एरिया अंडर कर्व का इक्वेशन ये होता है इंटीग्रेशन, कैसे Yes, बता? सर ये- अभी एरिया अंडर कर्व, हाँ, वाई स्क्वायर अपॉन 2। वाई स्क्वायर क्यों? इंटीग्रेशन करने नहीं बोला मैंने कहा कि इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व ये इंटीग्रेशन होता है, कैसे पता? तो मैंने लिख दिया रिजल्ट, कैसे पता कि वो इंटीग्रेशन होता है? सर डीएक्स मतलब छोटा छोटा पार्ट, उसको सब ऐड करेंगे तो कैसे आएगा? पूछ रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है, पता है, मतलब आपने जो बोला वो भी सही है, तो थोड़ा उसको समझाने का फ्लेवर डाल देते हैं। हमने क्या करते हैं, ये पूरा एरिया है, इसको हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, और सबकी थिकनेस क्या ले लेते हैं? dx। dx। अगर ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गया तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना, बोलो। L into b। अगर ये dx है तो कैन आई अज्यूम दैट यहाँ पे जो y की वैल्यू है वही वहां पे वैल्यू है? यस। dx की बहुत छोटा है ना, तो y की वैल्यू दोनों का क्या होगी, बोलो? सेम। अप्रोक्सीमेटली सेम। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? y dx। y into dx। सारे रेक्टेंगल का एरिया होगा, सारे रेक्टेंगल समेशन, सारे रेक्टेंगल का समेशन हो जाएगा ना, बोलो। यस। हमने क्या किया, इस जो पूरे एरिया है उसको, एरिया को हमने थिन रेक्टेंगल में तीन शीट्स में डिवाइड डिवाइड कर, यहाँ पे क्या है, dx है, तो यहाँ पे अगर y है तो यहाँ भी क्या लेंगे, सेम y। तो y dx इंटीग्रेशन हो गई छोटे रेक्टेंगल की, नहीं y dx हो गया इंटीग्रेशन, सॉरी y dx हो गया एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल,
And if I want the complete area, I need to do what? Integration. तो बहुत ही बेसिक सा डेरिवेशन है. छोटे पार्ट को अगर आप सिमिलर फॉर्म में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो इंटीग्रेशन. सिंपल. ठीक है. तो कौन सा ग्राफ का एरिया अंडर कर्व, फिर से देखो रिपीट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कौन से ग्राफ का एरिया अंडर कर्व प्रोबेबिलिटी देगा? सर पाई स्क्वायर आर 4 पाई आर वर्सेस आर. डन. वर्स तो इस दोनों ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ग्राफ है? सब प्रोबेबिलिटी वाला. कौन सा? कौन सा? तो बोलते प्रोबेबिलिटी वाला. हमको नहीं पता कौन सा प्रोबेबिलिटी वाला. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. बोलो. सेकंड. सेकंड कैसे? साइन स्क्वायर आर पाई 4 पाई आर स्क्वायर. ये पूरा आर होना चाहिए, एफ होना चाहिए ना फंक्शन. यस वही था ना, देखो हर जगह पे. यस सर. First- बस साई आर का नहीं, साई आर वर्सेस आर का नहीं हो सकता ना. शायद आर कुछ है, होता ही नहीं है ना. यस सर. उसका एरिया अंडर कर्व का कोई मीनिंग ही नहीं है. नहीं. सर उसका फिर मतलब क्या होता है? साई स्क्वायर आर होता क्या? मतलब तो लिखा ही. ये देखो सॉरी सर, साई Probability आर density. साई आर बेटा, का. हर, अच्छा बताओ, हर एरिया अंडर कर्व का मीनिंग देगा क्या? जरूरी है क्या? नो सर. तो अब मीनिंग क्या मतलब? उसको मीनिंगलेस है वो. सिंपल. साई स्क्वायर आर वर्सेस आर की एरिया अंडर कर्व का कोई मीनिंग ही नहीं है. सर साई आर वर्सेस वो आर वाला, तो साई आर क्या मतलब नहीं होता, तो उसको यूज क्यों करते हैं? बेटा साई स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर पहुंचे तो साई आर से ही हो. बताइए. यस सर. ए का क्या मतलब होता है? बताओ. ए बी सी डी. जो जेड का क्या मतलब है? बताओ. कोई मीनिंग है क्या? तो जेड से जेब्रा बनाते हो ना. नो सर. ए बी से चालू होता है देन. बोलो. जो आप वर्ड बनाते हैं वो एबीसीडी से तो बनाते हैं. यस सर. यस सर. इंडिपेंडेंटली क्यू का क्या मतलब है? बताओ. क्यू का कोई मतलब है? नो सर. नो सर. पी का कोई मतलब है? नहीं. No. मतलब ये सिंबल होती है फास्फोरस की. तो वैसा नहीं, मतलब ऐसा कोई मतलब तो नहीं है. बट व्हेन यू मेक अ वर्ड देन उसकी कोई सेंस होती है. तो साई आर का कोई यूज नहीं होता, पर साई स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर की मीनिंग होती है. उसका ग्राफ का मीनिंग होता है. साई आर से Yes. बनाता है. साई आर क्या बताता है? साई आर विल टेल यू कि कहां से कहां तक आपका डिस्टेंस है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से. साई पूरा फंक्शन, साई एक्स वाई जेड क्या बताता है? ऑर्बिटल के बारे में बताता है. पर इंडिपेंडेंटली साई आर का कोई मतलब नहीं है. नहीं. साई स्क्वायर क्या? साई स्क्वायर आर बताता है. फिर भी साई स्क्वायर आर क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी बताता है. प्रोबेबिलिटी. साई स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर वर्सेस आर का जब ग्राफ बनाते हैं तो उसका एरिया अंडर कर्व क्या देता है? प्रोबेबिलिटी देता है. प्रोबेबिलिटी. Probability. तो थर्ड ग्राफ इज सुपर इंपॉर्टेंट, बट थर्ड ग्राफ एनसीईआरटी में है ही नहीं. सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ही है. समझ में सर आया? एनसीईआरटी में. एनसीईआरटी में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हैं, बिना कुछ समझाए हुए. सर महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में है. थोड़ा बहुत उसमें भी होगा ही. दोनों में कोई काम का ढंग का कुछ दिया हुआ है, दोनों ही सर बकवास दिया. तीनों है कि Sir, actually- तो तुम लोग यूजलेस क्वेश्चन मत पूछो. तुम लोग ढंग का क्वेश्चन पूछो. तुम लोग क्वेश्चन ढंग का नहीं पूछ रहे हो आज. सर महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में बोर्ड में सिर्फ है क्या इसका मतलब? डेफिनेशन है. क्या करोगे जान के? हमने बताया एनसीईआरटी में नहीं है तो इग्नोर इट ना. डेविएट नहीं करना है पॉइंट से. हमने कहा कि एनसीईआरटी में सिर्फ 2 दिया हुआ है, थर्ड नहीं दिया हुआ है. बस खत्म. अब सब महाराष्ट्र बोर्ड में है ही नहीं. बताइए अब उस टाइम क्या करिएगा? आप देख लीजिएगा. सर महाराष्ट्र बुक से ही तो पढ़ना है. नहीं पढ़ना है ना. यही तो कंफ्यूजन है. 11th में क्या? 11th बोर्ड लेवल में पढ़नी है तो जो टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा वही पढ़ के जाओगे. यस सर. लेकिन 12th बोर्ड में 11th आएगा ही नहीं. आएगा 11th? नहीं आता 12th बोर्ड में. नो सर. लेकिन 12th बोर्ड का जो टॉपिक सब है स्टेट बोर्ड का वो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी. 11th बोर्ड में जो मार्क्स आते हैं वो बिल्कुल आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर ही आते हैं. उसको कभी भी रीड किया जा सकते हैं. पर बोर्ड 12th का इंपॉर्टेंट होता है. यस. तो कोविड ने बता दिया 11th भी इंपॉर्टेंट होती है. जनरली क्या होता है? 11th तो इंपॉर्टेंट नहीं होता ना. 12th बोर्ड में 12th ही पूछते हैं सिर्फ ना. यस सर. बट 11th पूरी जाननी होती है हमें. कॉन्सेप्चुअली सॉल्विंग स्किल सब. देखो टफ 11th ही है. सब लोग दिमाग फिट करिए. इफ यू नो 11th प्रॉपर्ली देन ओनली 12th विल बी स्ट्रांग. पीरियोडिक स्ट्रांग होगा, मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, तभी तो दूसरे न्यूमेरिकल टॉपिक बनेंगे. केमिकल बॉन्डिंग होगा स्ट्रांग, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, तो दूसरे टॉपिक जो उस पर डिपेंडेंट है. अब बोले से मैं 12th बोर्ड दूंगा बिना 11th पढ़े हुए. आप 12th बोर्ड पढ़ ही नहीं सकते, नहीं पढ़ सकते. तो कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू बी स्ट्रांग इन 11th बट नॉट वर्ड टू वर्ड जो टेक्स्ट बुक में लिखे हुए. बट फॉर 12th बोर्ड वर्ड टू वर्ड भी जानना है आपको टेक्स्ट बुक का.
समझ रहे हैं? तब मैं स्ट्रेस दूंगा 12th बुक पढ़ने के लिए, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। Yes. सब लोग नोटबुक लिखिए, ये सब कुछ मत लिखिएगा जितना मैंने लिखा, इसलिए मैंने लिखने का मना भी किया था। तो आप लिखिए मैथमेटिकल एनालिसिस, अब लिखिए बड़े आराम से मैथमेटिकल एनालिसिस। लाहौर मुझे ये बताओ, ये सारा चीज समझ में आया कि नहीं बताइए? हाँ सर, समझ गए। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक? Yes. कौन सा ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है? सॉरी सर। सर थर्ड वन। सर थर्ड वाला 4 पाई। इसका एरिया अंडर का प्रोबेबिलिटी देता है Yes. सर साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस वर्सेस डी आर। Versus DR. फिर डी आर ना बच्चा, सॉरी आर R, आर R. आर। कोई बात नहीं, कोई बात। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ साई आर। अभी हम सब ग्राफ बनाएंगे फटाफट। साई आर लिखिए पूरे नोट्स में, सॉर्डिंगर में अगर मैं आपको कुछ याद करने के लिए बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ यही चीज जो भी लिखने वालों को याद करने बोलूंगा। साई आर का जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, जनरल। रुकिए, अब मेरे साथ आराम से जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं लिखते जाइए। जनरल फॉर्म ऑफ साई आर, एक कांस्टेंट के होती है, के कुछ भी हो सकता है, जब आपको एक्चुअल इक्वेशन दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। के इज अ कांस्टेंट, सम के इनटू e रेज़ टू माइनस आर। आर क्या है बताओ? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, बोलो, न्यूक्लियस। Nucleus. डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, आर अपॉन के डैश। तो के इनटू e रेज़ टू माइनस आर अपॉन के डैश, डन। इनटू पॉलिनोमियल इन आर। इसमें वेरिएबल बताइए क्या है? आर ही वेरिएबल है ना, जितना जितना दूर Yes. जाएंगे से आप साई आर भी चेंज होती जाएगी। तो पॉलिनोमियल इन आर हैविंग n minus l minus 1 नॉन जीरो रियल रूट्स, ठीक है, इनटू R/12। सिर्फ ये इक्वेशन पहले आप दिमाग में सेट करिए, चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल क्यों ना हो, फॉर एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल के लिए। डन सर। याद हुआ पहले सब कांस्टेंट याद कर यस सर। साई आर इज अ फंक्शन बेटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k e रेज़ टू r अपॉन k डैश। तो k इज अ कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट होता है, विल टेल यू व्हाट लेटर। k डैश इज कांस्टेंट, ठीक है। now polynomial, what is the meaning of polynomial? बोलो, what is the meaning of polynomial? बड़े हो गए ना polynomial, बोलो। जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सर एक्स एंड वाई के टर्म्स में। x के टर्म में मान लो जैसे x प्लस वाई या x 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 3/2। अच्छा, माइनस 3/2 अगर मैं पुट कर दूं इस 2x प्लस 3 में, तो क्या बन जाएगा वो? सर if I जीरो put हो जाएगा। 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस 3/2 क्या बोलेंगे इस इक्वेशन का? रूट्स। रूट्स, ठीक है, रूट बोल देंगे, एक रूट है तो। अगर दो इक्वेशन, दो रूट होंगे तो दोनों की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन में, 0। हेलो, यस। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, किसका लीनियर इक्वेशन है? x का।
तो जो रूट होता है वो किसकी वैल्यू होती है? x का, अच्छा, पॉलिनोमियल अगर r का है तो रूट किसका होगा? किसकी वैल्यू होगी रूट्स? r का ही रूट, r का ही होगा। अगर मैं रूट की वैल्यू पॉलिनोमियल में डाल दूं तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0। सबको समझ में आ रहा है? यश तुम फिर से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो? यस यश यस सर। रिस्पॉन्ड तुम फिर नहीं कर रहे हो क्लास में। मैंने कहा था तुम्हें रिस्पॉन्ड करनी है। ओके सर। जो बात नितिन कह सकता है वो तुम नहीं कह सकते, बताओ। कह सकता हूँ सर। कह सकते हो ना? डोंट हाँ। फील लो क्लास में मैं नहीं बोल पाऊंगा, पता नहीं बोलूंगा तो किसी को बुरा लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अकेले बैठो, समझो क्लास में हम अकेले बैठे हैं। अगर मैं रूट्स, अच्छा रूट्स किसकी वैल्यू होगी? आर की वैल्यू होगी, बताइए। यस वो जो आर की R वैल्यू। अगर मैं डाल दूंगा पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0। यस। डाउट यहाँ तक? नहीं। ठीक है। सो वो e रेज टू माइनस r बाय k है या सिर्फ r बाय k है? माइनस आर बाई के डैश है ना, ठीक है। नाउ सर हाँ बोलो। सर वो k डैश k का डिफरेंशिएशन है कि वो कोई अलग ही कांस्टेंट है? अलग देखो, फिर से टफ टफ करते हो। के कांस्टेंट है, के का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा ना, ओह यस सर, Yes, सॉरी sir. सर। ठीक है। तो के डैश इज अ डिफरेंट कांस्टेंट, ठीक है। अब मुझे बताइए, आर अगर 0 है, या छोड़ दीजिए पहले, रुकिए। एक्सपोनेंशियल वाला टर्म देखो, पहले मुझे बताओ पॉलिनोमियल कब 0 होगा? इफ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट, r का रूट्स में सब्स्टिट्यूट, ठीक है, बिल्कुल सही। इफ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट, पॉलिनोमियल बिकम्स 0 at r equal to roots of रूट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। कुछ मैं टफ लिख ही नहीं रहा, मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, व्हिच मींस व्हाट? psi r is equal to 0। यार 0 हो जाएगा। एनी डाउट? बोलो। नो, तो psi r 0 कब होगा? जब पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अच्छा, if l not equal to 0, then r is to l exist। अगर l 0 होगा तो r is to l exist करेगा क्या, बताओ? No, sir. l 0 कर देंगे बेटा तो r is to 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। Yes. 1 हो जाएगा। l not equal to 0, अब l not equal to 0 for which orbital? So for p d f so on, अगर l equal to 0 होगा तो कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगी? s। s So ऑर्बिटल। if l not equal to 0, then rl exists, and if r equal to 0, then r raised to l also becomes 0, which means psi r equal to, बोलो। 0। 0. But if l equal to 0, then r raised to l Does not exist. does not exist। अब यहाँ पे आप लोगों का स्पीड रुक गया होगा, कोई बात नहीं, फॉर s ऑर्बिटल, ठीक। Yes. r does not exist, therefore psi r is not 0 at r equal to 0। लगता है मेडिकल की रिजल्ट आ गई है। इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं, बताइए। सोचो मेडिकल का, देखो सोचो क्या हालत है, कितना कट ऑफ हाई है बेटा। सोचो 720 में 682 मार्क्स है मेडिकल का, तो अच्छा मार्क्स हो खराब मार्क्स हो, बताइए मेडिकल वाले। 720 में 682 मार्क्स है। कामना यू देयर आर्या? यस सर। यस सर। कैसा मार्क्स हुआ बताओ? 722 में 682 मार्क्स। सर अच्छा है बट इट डिपेंड्स ऑन द पेपर। अगर सब अच्छा, पेपर इजी होगा तो फिर सबको ही अच्छे मार्क्स मिलते नहीं। फिर। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा मार्क्स है, फिर भी रैंक आया 757। सोचिए। सर कितना 6757? 720 बेटा 682। Oh.
दिन ब दिन क्वेश्चन का जो लेवल है डाउन करते जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन टफ करते जा रहे Yes, sir. Sir, JEE हैं। जे एडवांस तो हमेशा से टॉप क्लास का रहा है, 10% मार्क्स भी ले आएंगे तब भी आईटीजे हो जाएगी। और मेंस मेंस तो आज मेंस भी इजी है बेटा, मेंस में थोड़ा इतना हाई कट ऑफ नहीं रहता, इतना हाई नहीं रहता, लेकिन फिर भी रहता है, उसमें भी है, इतना नहीं रहता, ये बहुत ज्यादा ही है। बट नीट में तो नीट के क्वेश्चन आसान हो गया ना, यस आसान हो गया मतलब आपको सब बनाने पड़ जाएंगे ना। यस सर एक पढ़ने वाला बच्चा पता क्या सोचता है, पढ़ने वाला मतलब जो मेहनत करता है, अब जरूरी नहीं कि उसका स्पीड भी बहुत फास्ट हो, उसके उससे अच्छे क्वेश्चन बनते होंगे, पर स्पीड अगर स्लो होगा तो वो क्या चाहेगा, सबसे टफ टफ क्वेश्चन है, तो मैं सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बनाऊं, मेरा हो जाए। बात समझ रहे हैं? यस अगर यस आसान क्वेश्चन होंगे, सब पढ़े हुए सब क्वेश्चन होंगे, तो सब कॉम्पिटिशन हाईली टफ हो जाएगी ना, सब पढ़े हुए चीज आ रही है, अब आप जरा सा मिस्टेक करेंगे आपकी रैंक खत्म हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। अगर सभी टफ क्वेश्चन आ गए तो नॉर्मल पढ़ के आंसर नहीं होने वाला, जितना पेपर टफ आए उतना मेहनत और अच्छे से पढ़ने वालों का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है रैंक बढ़ने की। यस एडवांस ऐसा ही होता है, टफ बहुत ही पेपर टफ है, तो अब पूरा मैथ्स का पेपर ही टफ है। आप सोच लो कि मेरे कट ऑफ कितने थे मैथ्स में, 60 में 7 कट ऑफ था, कि 7 भी लाओगे तो आईटीजे हो जाएगी, आईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। सर कितना 7 आउट ऑफ 60। 7 हाँ 7, ओनली 7, लेस देन 10। सर तो इतना ये हार्ड बहुत कम हो जाएगा। अरे कम क्या हो जाएगा, अब लोगों को मार्क्स ही नहीं आएंगे अगर, तो कट ऑफ तो लो हो जाएगी ना। सर इतना हार्ड रहता है उसका कि अरे 60 में मेरे से समय में 7 मैथ था, फिजिक्स 19 कट ऑफ था, फिजिक्स वाज लिटिल इजी, तो आउट ऑफ 60 कट ऑफ 19 था, तो 19 से कम लाओगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, पर मैथ्स में अगर 7 भी लिया होगा तो सिलेक्शन हो जाएगी, हो सकती है। देखो, सर ये सिर्फ एडवांस में मेंस में नहीं। नहीं मैं एडवांस मेंस की बात ही नहीं कर रहा, मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा और मेंस में सर मेंस में तो फ्लक्चुएट करता है, मेंस के भी मार्क्स हाई रहते हैं रिलेटिवली, मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ। ओके मतलब आप you have to get fulfill the cut off of all the 3 subject and overall cut off। मैं कह रहा हूँ कि अगर फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट मिला के ओवरऑल कट ऑफ क्रॉस भी कर गया आपका, और मैथ्स में अगर 7 नहीं आया तो सिलेक्शन नहीं होगी। जैसे मान लो एक बच्चे का 80 पे सिलेक्शन है, लोएस्ट मार्क्स का 80 है, लेकिन आपके मार्क्स 82 आए, पर मैथ्स में 6 ही मार्क्स आया, 7 नहीं आया, मतलब आपने 2 साइड फोड़ दिया, पर मैथ्स में आपने कट ऑफ नहीं क्रॉस किया, सिलेक्शन नहीं होगी। तो ऐसा मेरे साथ रहने वाले का हुआ है, उसका उसका मार्क्स हमसे 4-5 मार्क्स ज्यादा था, पर सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसके एक सब्जेक्ट में कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाया। तो जे एडवांस में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ बोथ आर इम्पोर्टेंट। ओके सर सोचिए, तो फिजिक्स हमारे टाइम पे 19 कट ऑफ था सिर्फ, मतलब सिर्फ नहीं मतलब ज्यादा कट ऑफ था, मैथ में सिर्फ 7 ही कट ऑफ था, 6 या 7 था, 6 था, मतलब मुझे बहुत कम था। सर अभी भी ऐसा है कि अभी अभी भी ऐसा हो जाता है कभी कभी, एडवांस बदला नहीं है, सिर्फ तरीके बदले हैं, है तो वही हालत उसकी। तो देयर इज अ चांस कि अगर आपने सही सही बनाए और आपने कम ही क्वेश्चंस बनाए तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। यस पर यहाँ तो आपको सब बनाने पड़ जाएगा ना, सुपर फाइट है, यस सर क्योंकि सब बनाएंगे सब ना। जब सभी सब बनाएंगे तो आप एक भी मिस करेंगे तो आपकी रैंक पीछे हो गई ना। ये मैं उस यस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो लास्ट ईयर इस साल जो दिया है, और बहुत अच्छा पढ़ने वाला, मतलब उसमें कोई गलतियां नहीं होती थी केमिस्ट्री फिजिक्स में, कुछ भी गलतियां नहीं, फिर भी छोटे मोटे सिले मिस्टेक हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि महा घटिया क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए। क्वेश्चन ही पूछ लेगा, बताइए बाबर के चाचा का नाम क्या था, तो आप कहाँ से बताएंगे, बाबर का नाम तो हम जानते हैं। सर ऐसे यस क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हमने पढ़ा नहीं वो भी आ जाते क्या हैं ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमने पढ़ा नहीं लेकिन वो भी उससे नहीं, वैसा नहीं, एनसीईआरटी से आते हैं, हमारी लापरवाही से क्वेश्चन नहीं बनते, हम वो पढ़ के नहीं आते, इसलिए। अब एक मिनट रुकिएगा।
हाँ बेटा, Yes, sir. क्या क्या बात करते हैं हार्दिक हम लोग? सर आप सर बोल बाबा रहे थे कि बाबा बाबर ऐसे बाबा बाबर चाचा। अब आप सोचो, वी आर लर्निंग सम डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम बना देंगे, आर यू गेटिंग इट? ऐसे क्वेश्चन हम बना देंगे कि आप पीरियोडिक टेबल पढ़ो, कोई हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से पूछ ले, न्यूलैंड ऑक्टेव से पूछ ले, या कोई लोथर मेकअप से पूछ ले, और हम पढ़ के नहीं जाएं तो मार्क्स नहीं आएंगे मेरे डेफिनेटली। और डिफिकल्ट क्वेश्चन के भी 4 मार्क्स और इजी क्वेश्चन के भी 4 मार्क्स। तो मेडिकल के लिए या मेंस के लिए हम कहेंगे कि एनसीईआरटी की जो थ्योरेटिकल वाली एस्पेक्ट है वो आपको पढ़नी है, याद रखनी है। जैसे Yes. मेडिकल की मीटिंग में कल देखो, कल पीटीएम था, तो हम सर कह रहे थे कि सर नोट्स पढ़ के सब कुछ हो जाएगा डेफिनेटली, सब सॉल्विंग वाले पार्ट हो जाएंगे। तो जो इन्फॉर्मेटिव वाले पार्ट हैं, घटिया घटिया इन्फॉर्मेशन हैं, लाइक बाबर के चाचा का नाम क्या था वैसा, अब वो हम मेरे पढ़ाने से याद नहीं करोगे ना, बताओ जरा, वो तो याद ही करना पड़ेगा ना, बताइए। यस यस सर। मेरे समझाने से बाबा बाबा का चाचा बदल जाएंगे क्या? नहीं बदलेंगे ना, नो सर। ऑब्वियसली नहीं बदलेंगे। तो इस पार्ट को कॉन्फिडेंस में लेना है खुद से, और ये मैच्योरिटी लेवल आनी चाहिए। इसने वो भी खूब किया था, लेकिन फिर भी छूट गया क्वेश्चन, क्या करेंगे? उस क्वेश्चन की वैल्यू कुछ नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, लेकिन मार्क्स तो डिसाइड कर रहा है। तो व्हाई शुड आई मिस एनी लाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। मैथ्स में एनसीईआरटी फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पढ़ना पड़ता है। नीट में तो दोनों ही पढ़ने हैं, एनसीईआरटी फिजिक्स भी पढ़ने हैं, एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ने, तो लाइन सर वर्ड टू वर्ड आफ्टर स्टडीइंग द क्लास। हाँ, सर मेंस में फिर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है ना? एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, एक बार वन टाइम तो पढ़ना जरूरी है। केमिस्ट्री तो पूरा ही पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना। फिजिक्स उतना टफ नहीं आता, फिजिक्स एनसीईआरटी से उतना डिपेंडेंट नहीं होती क्योंकि सॉल्विंग है वो। पर नीट में तो फिजिक्स एनसीईआरटी पे भी डिपेंडेंट रहनी पड़ेगी आपको। आप क्लास में समझते हैं, लर्न करते हैं, चीजों को समझते हैं, सॉल्व करते हैं, पर जो हाईली इंफॉर्मेटिव चीजें हैं वो आपको क्लास में टीचर नहीं याद करा सकते ना। तो फिर क्लास 3 साल 4 साल करनी पड़ेगी, 4 साल कम से कम। यस हर एक लाइन एनसीईआरटी का याद नहीं कराना पॉसिबल ही नहीं ना बेटा। और 1 to 1 अगर लाइन प्लान क्लास में कराने बैठेंगे तो फिर वो स्कूल फीडिंग हो जाएगी, फिर आप खुद कर ही नहीं रहे कुछ। तो ये दिमाग में सेट करिए कि एनसीईआरटी फिजिक्स या केमिस्ट्री को बाय हार्ट करनी है, पर कब? जब क्लास में हमारी टॉपिक पढ़ाई हो जाए, देन यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन फिनिश इट। समझ रहे हैं? कोई भी अनयूजुअल वर्ड और टेक्निकल वर्ड यूजर्स में इंट्रोडक्शन में लिखा उसको अंडरलाइन करिए, क्योंकि वो गधे लोग कुछ भी पूछ लेंगे, वो कोई ठिकाना नहीं है। सर कुछ अभी भी भी पूछ पढ़ना लेते हैं, चाहिए कि 12th में आर्बिट क्वेश्चन, अजीब आर्बिट क्वेश्चन है। हाँ, अभी से इस एनसीईआरटी चालू करना चाहिए कि 12th में जाने कर लेना चाहिए, करने में कोई बुराई नहीं है, क्या बुराई? जैसे पीरियोडिक खत्म होगा, पीरियोडिक एनसीईआरटी से पढ़ डालिए, अंडरलाइन कर डालिए, हर जगह को पेंट कर डालिए, पूरा बुक को लाइन टू लाइन, कि जहां भी नया वर्ड दिखे उसको टिक कर लेना। ओके सर। ये स्मार्ट स्टडी, इसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं। इसको एग्जाम जैसा मांग रहा है डिमांड, वैसा हम कर ले रहे हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन द क्लास एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब देखो इस लेवल पे डिस्कशन चल रही है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये जानना जरूरी है। ग्राफ्स एनसीईआरटी में है तो ग्राफ आपको टफ लगेंगे, पर ये एनालिसिस के बाद ग्राफ काफी आसान लगेंगे। यस तो अंडरस्टैंडिंग करनी है क्लास में, समझना है हर एक चीज अच्छे से, सर को पूछना है, एक एक चीज समझनी है। लेकिन जब याद करने वाला पार्ट आएगा वहां हिचकेंगे भी नहीं हम लोग। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में पूछेगा, लॉजिक नहीं है उसका, क्यों याद करे सर, क्या फालतू, क्यों याद करे? ये कभी सेंटेंस मन में बोलना भी नहीं है, करना है, मजबूरी है, there's no other reason। तो दोनों ही 10th तक आपकी याद करने वाली पार्ट बहुत स्ट्रांग थी, समझने वाला पार्ट उतना स्ट्रांग नहीं था। अभी हमें दोनों फ्लेवर मेंटेन रखनी है। यू कैन नॉट लीव दैट कि सर याद कौन करेगा सर, तो फिर नहीं, फिर कंपटीशन आप भूल जाइए। सिंपल, याद करना भी पड़ेगा, जो जो पढ़ाया जा रहा है सब याद रखना पड़ेगा, प्लस इन्फॉर्मेटिव चीजें भी याद करनी पड़ेगी। दैट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम्स कमिंग, जो भी आ रहे हैं। इसलिए ना एनसीईआरटी से आने के कारण ही बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं घर से पढ़ के भी। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ स्टडी में सुपर स्ट्रांग होते हैं, सबका मेंटल स्टेट ऐसा नहीं होता, तो कोशिश करते हैं, वो कर लेते हैं, टैकल कर लेते हैं। तो नीट टोटली डिमांड्स व्हाट सेल्फ स्टडी अलॉन्ग विद द डिस्कशन जो क्लास में चलती है। तो आप दिमाग में फिट करिए, समझाने वाला पार्ट क्लास में होगा, पूछिए, कोई गलत नहीं है, जितना पूछना है पूछिए, आप सीखिए। लेकिन कोई भी आपको ये बिठा के याद नहीं कराएगा ना कि सर इस ओर का ये ओर है, याद कर, समझाते तुमको याद करने के लिए नहीं। ये मेच्योरिटी लेवल लानी ही पड़ेगी आपको। आप बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, ऊपर से 10th भी आप लोगों ने एग्जाम भी फेस नहीं किया, तो वैसे छोटे हो गए, सिलेबस डिस्कार्ड कर दिया गया बहुत सारा टॉपिक का, सब्जेक्ट का।
तो वैसे आप पिछले साल के बच्चों से कंपेयर किया जाए, उसके कंपेयर किया जाए, तो आप थोड़े अलग हैं, बट स्टिल ये मैच्योरिटी लेवल लानी ही पड़ेगी। आप एडजस्ट कर लिया ना ऑनलाइन लेक्चर को, कर ही लिया ना। बहुत लोग पढ़ रहे हैं ना क्लास में सिंसियर होके, हम तो फोर्स नहीं किया उनको। हम फोर्स किया क्या उनको? जबरदस्ती बिठा के पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं पढ़ा रहे। आप क्लास में देखते तो आप क्लास में बोलते सर हिलता हूँ नहीं, मैं हिल ही नहीं सकता मैं क्लास में। मतलब जो हम कहेंगे आपको, आपको अच्छा लगेगा नहीं सर हमारे लिए सही कह रहे हैं, पर हमें आप ना, हमसे मिले हैं हम लोगों से, ना टीचर से मिले हैं ढंग से, ना स्टाफ से मिले हैं, फिर भी आप बहुत लोग सुन रहे हैं ना क्लास में ढंग से, अच्छे से फॉलो कर ही रहे हैं ना, तो ये एक मैच्योरिटी लेवल ही हुआ ना। और जो ये नहीं कर रहे हैं वो मैच्योर नहीं है। प्लीज चेंज योर एटीट्यूड अगर आप कॉम्पिटिशन निकालना चाहते हैं तो। एनी कॉम्पिटिशन, चाहे वो मेंस हो या नीट हो, एडवांस की बात नहीं कर रहा। एडवांस में एक अलग लेवल की एप्टीट्यूड और सॉल्विंग स्किल चाहिए। पहले आप अपने को मेंस तक इंप्रूव करिए, फिर एडवांस खुद ब खुद उस पर आ जाएगा। एडवांस इज ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिस दिन थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसी में प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ानी है। तो अपने को इम्प्रूव करिए, जिस लेवल पे आप कर रहे हैं और इम्प्रूव करिए। लेकिन याद करने वाला पार्ट दिमाग फिट करिए, सर हमें याद करनी। नो वन विल हेल्प यू, नो वन विल हेल्प यू, नो वन। जैसे हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट हुआ था, पूरा चैप्टर याद करने वाला है। हम बोलेंगे हम समझाएंगे तो आप याद करेंगे। सर आपने सिखाया नहीं सर, ये सेंटेंस काम नहीं आते सब चैप्टर में। वो आपको लगेगा कि मैंने समझाया है, फिर जब 6 महीने के बाद देखोगे ना सर तो पूरा हमें को याद करना था सर, आप फालतू 2-3 क्लास वेस्ट किए। बिल्कुल आप ऐसा कह दोगे, बिल्कुल कह दोगे। खैर बढ़ते हैं बेटा। तो L0 अगर है, R(2) does not exist, so psi r is not equal to 0 at r equal to 0. डन। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, कि ये पॉइंट हो गया। अब देखिएगा आप अब e(r)(k) को क्या लिख सकते हैं? अगर नेगेटिव हटा दूं तो 1 upon e One r upon k a dash. raised to r upon. अब बताइए r टेंडिंग टू 0 हो, नहीं r अगर 0 है तो 1/e(r)(k) क्या होगा? 1 हो जाएगा। Upon is 1. कौन हो जाएगा? r अगर इंफिनिटी हो तो 1/e(r)(k) क्या होगा? सो वो भी 1 होगा। 1 कैसे हो जाएगा? e raised to infinity हो जाएगा अच्छा ना इन्फिनिटी 0 से। 0. बेटा। r इंफिनिटी तो e raised to r भी क्या? e raised to infinity। इन्फिनिटी। तो r जब इंफिनिटी होती है तो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या हो जाती है? इफ r टेंडिंग टू इंफिनिटी तो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या हो गया? 0। अब मुझे बताइए, ये जो फंक्शन है साई r, अच्छा e raised to -r/k अगर इंफिनिटी 0 हो गया तो साई r भी क्या हो गया? 0। 0. क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट है। अब मुझे बताइए, साई r का इक्वेशन सबको याद है? साई r का इक्वेशन सबको याद है? Yes. यस। ठीक है, तो साई r 0 कब कब हो सकता है? जब r When इंफिनिटी हो तो एक्सपोनेंशियल टर्म सर 0 e हो। is इन्फिनिटी हो और f नहीं, r की वैल्यू बताइए बेटा। r इंफिनिटी हो तो r ये is infinity. एक्सपोनेंशियल टर्म इंफिनिटी। एंड अगर देन r का रूट्स सब करते हैं तो साई r 0। अगर r 0 कर दें और ये एग्जिस्ट करे तो साई r 0। तो मेरे पास ये सब सारे पॉइंट्स हैं जिसपे साई r 0 हो सकता है। Yes, sir. डन। यस। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गई। अब 1 बाय 1 हम लोग मूव करते हैं ग्राफ पे। अगेन ये एनालिसिस मत लिखिएगा। समझ में आया आपको? पूरा इक्वेशन याद है? यस Yes, sir. अब आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्पेस आप छोड़ सकते हैं, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ। लिखिएगा फॉर 1s ऑर्बिटल। तो one सर is जो आपने ऊपर लिखा है वो बाद में लिखना है। हाँ बाद लिख लीजिएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पूरी सेट होगी दिमाग में। आप ग्राफ बनाएंगे n = 1 l = 0 n - l - 1 क्या हो गया? सर 0 हो जाएगा। 0. तो पॉलिनोमियल के रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या? No, sir.
नहीं समझ। जीरो तो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा R(2) एग्जिस्ट करेगा क्या? नो सर, नो सर, R(0) हो जाएगा। पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा क्या? नो सर, इट विल नॉट। तो इक्वेशन सिंपली क्या हो जाएगा बताइए? psi1s, जीरो, बताइए। जीरो, अरे जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जीरो थोड़ी है वो। k into e raised to minus r upon k dash। बस तो सिंपल हो गया। अब मुझे बताइए जो ये psi r है कब जीरो होगा? when r is So when R is infinity infinity. वेरी गुड। and ये the whole exponent is infinity। डिफरेंस सबको समझ में आ गई है तो फटाफट आप बोलते जाएंगे। इफ आई ड्रॉ द ग्राफ, अच्छा psi r अगर जीरो पुट कर दूं तो psi r क्या हो जाएगा? k। k, K. psi स्क्वायर r भी क्या हो जाएगा? k, sorry, zero, zero। k स्क्वायर हो जाएगा ना। K. तो नया कांस्टेंट मान लो, अगर कांस्टेंट ही होगा ना वो भी। बोलो। constant Yes. बट psi स्क्वायर r into 4 pi r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 4 So गलत K मत, square into 4 pi R square. बट बस टफ करो। मैं R(0) पे बोलने की बोल रहा हूँ। तो so वो 0 होगा। जीरो हो जाएगा। 0। तो R इक्वल टू 0 पे psi r k है, psi स्क्वायर r k स्क्वायर है, psi स्क्वायर 4 pi स्क्वायर क्या है? 0। बोलो। Yes. R इक्वल टू इन्फिनिटी पे psi स्क्वायर क्या हो गया? Infinity. तो psi स्क्वायर r भी क्या हो जाएगा? infinity, Infinity. psi स्क्वायर r 4 pi r स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? infinity। Infinity. क्योंकि इन्फिनिटी रीच नहीं कर सकते, उसको इक्वल टू मत लिखो, ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल लिखो तो। ये हमारे पास एनालिसिस हो गए। अब 1 बाय 1 हम तीनों ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे psi r स्टार्ट कहाँ से हो रही है? k से। और जीरो कहाँ पे हो रहा है? बोलो। इन्फिनिटी पे। So infinity। एनी डाउट? बोलो। No sir। No, sir. No. इफ आई टेक psi स्क्वायर r, उसका ग्राफ भी बनाऊंगा तो ग्राफ सिमिलर बनेगा। No। ग्राफ तो सिमिलर ही बनेगा ना। Yes sir। Yes, sir. स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो जाएगी। हमें नेचर पे ध्यान देना है, पॉइंट पे ध्यान नहीं देना। ग्राफ का नेचर क्या होगा? सेम होगा। पर थर्ड ग्राफ बताओ, थर्ड ग्राफ भी क्या सेम होगा? No sir। नहीं। कहाँ से स्टार्ट होगी थर्ड ग्राफ? Sir infinity sir। देखो यही सब आंसर देते हो, फिर So वो 0 से start. 0 से start। फिर गलत क्यों बोले? Sorry। और गलत पता क्यों निकलता है? जल्दबाजी। गलत आपके जवान से तभी निकलती है जब आप जल्दबाजी करते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। तो ये जो फंक्शन है psi स्क्वायर r 4 pi स्क्वायर, देखो गलत लिखा मैंने यहाँ पे, R(to infinity पे देखो सब गलत लिखवाए थे मैं आपने। psi r 0 0, ये भी 0 ही होगा ना। Yes sir। तो psi स्क्वायर r 4 pi स्क्वायर कितनी बार 0 हो रहा है? r इक्वल टू 0 पे भी 0 हो रहा है, R(to infinity पे भी। Infinity. 0 हो रहा 0. है। तो ग्राफ कैसा होगा? So parabola Sir, जैसे. yes। ऐसा है ना। पहले बढ़ना बढ़ेगा बिकॉज नेगेटिव तो वैल्यू हो नहीं सकती। Yes. और फिर बाद में गिर जाएगा. psi r कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, Negative. बट psi स्क्वायर r ऑलवेज पॉजिटिव। psi स्क्वायर इनटू 4 pi r स्क्वायर ऑलवेज, Positive. क्योंकि स्क्वायर कर दिया ना आपने, जो नेगेटिव वो भी Yes. पॉजिटिव हो जाएगा, r स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। ये तीन ग्राफ बन गए। तो लिखिए अच्छे से यहाँ से s के लिए। सर ऊपर का टॉपिक बताओ। लिखो ना, ग्राफ्स, 3 graphs for orbital, different orbitals। सर कैन यू रिपीट? 3 graphs, कौन से ग्राफ है? psi r वर्सेस r, psi Yes। स्क्वायर वर्सेस r एंड psi स्क्वायर r 4 pi स्क्वायर वर्सेस r।
हाँ बोलो। धीर बोलो, धीर की आवाज नहीं आती। धीर और ध्रुव कहाँ चले गए? ध्रुव है? हाँ सर। धीर, धीर है क्या? So सर वो फायर के लिए इन्फिनिट 0 लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 0। क्या बेटा? सो वो r इन्फिनिटी के लिए हाँ psi r इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। लिखा ना 0। तो वो इक्वल टू का साइन यूज करना। हाँ, अगर r इक्वल टू इन्फिनिटी लेंगे तो साइन 0 कर लो, चलेगा ना, एक ही बात है बेटा। बट यू कैन नॉट रीच द इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई रिटन एरो, कि अगर r इन्फिनिटी को आपने रीच कर लिया तो साई r किसको रीच कर लेगा? 0 को रीच कर लेगा। साई स्क्वायर r 0 को रीच कर लेगा। एंड ऑल आर बिकॉज ऑफ व्हाट? which term? Exponential term. All are due to एक्सपोनेंशियल। exponential term. लिखा अच्छे सबने? यस। ग्राफ बनाइए। और नितिन हो जाता है तो 5s का बनाइएगा बिना कुछ पूछे हुए। 5s का। हाँ बिल्कुल, पहले एक बनाइएगा, एक एक भेजिएगा, फिर दूसरा दूसरा तीसरा ट्राई करिएगा, मतलब बन ही जाएगा ऑब्वियसली। यश हो गया? ड्रॉ कर लिया यश? यस सर। ओके, सर नहीं हुआ। करो करो, कोई बात नहीं, करिए। ऑलरेडी गिवन यू, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस देन यू कैन स्टार्ट ड्राइंग फॉर 5s ऑर्बिटल। एनालिसिस बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा। सर सिर्फ क्या? 5s। हाँ 5s, लेकिन क्या ऐड होगा बोलो? 5s सर में क्या? वो r l की जगह वो चेंज हो जाएगा सर। RL कैसे चेंज होगा? L तो 0 ही है। सॉरी सर, l वो n माइनस l माइनस उनका रेशियो वो चेंज है, तो वो वाला पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करे। तो बेसिकली क्या एग्जिस्ट करेंगे? प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेंगे, पॉलिनोमियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। करेंगे, और उस रूट्स पे भी क्या होंगे? साई आर 0 होंगे, है ना? यस सर। टेक योर टाइम एनफ, डू इट।
हो गया? Everyone done? हेलो, Yes, सर sir. एक्चुअली अभी चालू किया किसका बेटा? 5S का। अब यहाँ तो हो गया ना पूरा? यस सर। तो सर वो जो पॉलिनोमियल है उसकी जगह पे वो वैल्यू पुट कर देने का n माइनस l माइनस का। कुछ नहीं बोलूंगा मैं, कुछ कहीं पुट नहीं करना है, ग्राफिकल एनालिसिस करनी है। तो ड्रॉ द ग्राफ कह रहा है, तो हमने जो एनालिसिस किया वैसे ग्राफ बनानी है उसकी भी। फिर से कि हमें पता करनी है कि सायार कब कब जीरो होगा, उस पॉइंट पे जीरो करना है ग्राफ को, और फिर रिमेनिंग पार्ट पे ग्राफ जीरो नहीं होगा। You have to find the points where the graph becomes zero. That's it. होमवर्क रहेंगे, find draw all the graphs, all the three graphs for 5s orbital, 3p orbital,
3d ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, यही आपके होमवर्क है। तो पॉलिनोमियल का क्या करना है वो समझा नहीं। मैं नहीं समझाऊंगा, समझाऊंगा ही नहीं, जितना समझाया मैं सब सफिशिएंट है। नितिन थिंक ओवर इट। पॉलिनोमियल का क्या एनालिसिस था बताइए। सर जो उसका जो n माइनस l माइनस वन जाएगा वो रूट वो रहेगा तो ठीक है, पॉलिनोमियल। कितने रूट से वो वही बता रहा है ना, सिर्फ कितने रूट से वही बता रहा है ना वो। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो कितने रूट्स होंगे? सर 2 रूट्स रहेगा। 2 रूट्स होगा, मतलब n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, सिंपल। अगर n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू 3 है तो कितने रूट्स हैं? 3 रूट्स। 3 रूट्स हैं। उस रूट्स पे होगा क्या? उसका वैल्यू 0 हो जाएगा किसका? पॉलिनोमियल का। मतलब उस r की वैल्यू भी 0 हो जाएगा ना, एक r की कोई वैल्यू होगी ना वो। अगर यस सर। पॉलिनोमियल हो जाएगा तो psi r भी क्या हो जाएगा? 0। सर तो समझ psi गया। की वैल्यू पे 0 हो जाएगा। सब बताया, सब सारी चीज समझा चुका हूं मैं, सब समझा चुका हूं। डिफिकल्टी तो होगी, डोंट वरी अबाउट इट, डिफिकल्टी तो होनी है, पर डिफिकल्टी को आपने ओवरकम कर लिया, दैट इज द लर्निंग पार्ट, हमने सीख लिया सब। जितना हमने पढ़ाया उसी का यूटिलाइजेशन होने वाली ग्राफ में नहीं होने वाला है। कौन सा ग्राफ सबसे वैल्यूएबल है? सर थर्ड वन। थर्ड वाला। इसका एरिया अंडर कर्व मुझे प्रोबेबिलिटी देगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। सर साइ स्क्वायर r 4 पाई r स्क्वायर वर्सेस r। दैट मींस थर्ड वन। अच्छा, व्हाट इज द यस वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 टू इंफिनिटी? सर 1। सर 1 1। बट बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होगा? 1 नहीं होगा, 1 से कम होगा, बिकॉज़ दैट 1 इज से नॉट कम। श्योर कि होना है कि नहीं होना। ये कौन सी पोजीशन है? दिस इज 0.529 एंगस्ट्रॉम फॉर H एटम। समझ गए? यस क्योंकि 529 पे क्या मिलता है? ऑर्बिट मिलता है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, वही इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। जब ग्राफिकली दिखा गया वो वैल्यू, तो वैल्यू 0.52 एंगस्ट्रॉम आता है। तो बोर्ड्स थ्री का भी वैल्यू है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। According to Niels Bohr, at this distance, electron is present in the first orbit. But according to Heisenberg's uncertainty principle, electron मिल ही नहीं सकता. But that is the position where electrons मिल सकते हैं. इस पोजीशन को बोलते हैं एंटी नोड। व्हाट इज एंटी नोड? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, मैक्सिमम मिलेंगे। व्हाट इज नोड? जहां नहीं मिलेंगे। फाइव ऐसा ग्राफ बन जाता है। अब से तो ऐसा होमवर्क सेंड करिएगा मुझे, आई कैन वेरीफाई। गलत होने दीजिएगा, गलत हो सकता है, गलत का टेंशन मत लीजिए। गिव अ ट्राई ऑन दिस। ठीक है यश, क्लियर है बेटा? यहाँ तक, यस सर। यहाँ तक रोकते हैं सेशन। इसे कंप्लीट करना, गलत बने सही बने ट्राई करिएगा। विल डिस्कस ऑल द ग्राफ प्रॉपर्ली। कल ही क्लास है हमारी। यस कल क्लास है यस ना? कल भी है परसों भी है। परसों भी है नहीं सेम। कल नहीं है सर, आपका परसों है सर। कल नहीं है, कल है। नो सर है, तीनों दिन है अभी। तीनों दिन है, तीनों दिन। वेडनेसडे तक है। सर आपका नहीं शायद से कल। मेरा ही है। अच्छा है। हाँ। चेक कर लीजिए एक बार, देख लो एक बार, देख लो एक बार फिर भी।
सर है, देखा है ना? था। हाँ हाँ ठीक Yes, sir. Yes. ओके 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 बेटा चलिए Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर, बाय सर।